वेलकम। आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लाई हूँ जिसकी शुरुआत उनके वंश से होती है जो कि नेस्ट्रियन बर्फ जमने वाले क्षमता के एक नोबल हैं जो कि स्नो लेपर्ड के वंश से बिलोंग करते हैं और उनके वंश में लीना नेस्ट्रियन परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी और वह एक आदर्श उत्तराधिकारी थी। इसीलिए सभी को विश्वास था कि वो इस परिवार की अगली मुखिया बनेगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और प्रतिभाशाली थी। एस्ट्रियन परिवार जो कि नेस्ट्रियन परिवार का कई हजारों सालों से एक दुश्मन था और काश लीना उस कार्सस एस्टेरियन के प्यार में न पड़ी होती। और अंत में लीना ने अपने परिवार को न चुनकर बल्कि अपने प्यार को चुना और इसका परिणाम उसके लिए बहुत ही ज्यादा दुखद हुआ और वो यह था कि वो एक बच्चे को जन्म देते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गई और यह देखकर उसके पिता भी दुखी थे और मेड बच्चे को लिए हुए थी और वो कहती है माय लॉर्ड यह है बच्चा। और उस बच्चे को अपनी गोद में लेते हुए वो सोचते रहते हैं कि इस बच्चे को जन्म लेने में काफी मुश्किल हुई है और इसके अलावा उस बच्चे में किसी भी प्रकार की एबिलिटी नहीं थी और वो कहते हैं कि यह तो एक हाफ ब्रीड है। धीरे धीरे समय गुजरता गया और 7 साल बीत गए और वो बच्ची भी बड़ी होकर 7 साल की हो गई और उनके ग्रैंडपा सोचते रहते हैं कि सामान्यतः 1 वर्ष के बच्चे में उसकी एबिलिटीज प्रकट हो जाती हैं और यदि यह अभी तक प्रकट नहीं हुई तो इसका मतलब यह है कि उसमें किसी भी प्रकार की एबिलिटी नहीं है और ना ही कभी होगी। उस छोटी बच्ची के पास किसी भी प्रकार की एबिलिटी नहीं थी और इसीलिए वो उनके लिए बेकार थी। इसीलिए वो उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। छोटी बच्ची समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है कि वो उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं और उसे इस तरीके से बंद कर रहे हैं। घर के मुखिया जो कि चैंडर नेस्ट्रियन थे उन्होंने उसके साथ हमेशा ऐसा ही व्यवहार किया था और जब उसके पास किसी भी प्रकार की एबिलिटी नहीं थी तो उसे एक कलंक के रूप में समझ लिया था और उसे एक कटारी में बंद कर दिया था। और जिस तरह का व्यवहार उस छोटी बच्ची के साथ किया जा रहा था ऐसी स्थिति में उसके लिए जीवित रहना बहुत ही ज्यादा कठिन था। वो बहुत ही बुरा कमरा था जहाँ चूहे भी रहते थे और उसे बहुत ही कम मात्रा में भोजन दिया जाता था। वो बहुत ही ज्यादा छोटी थी और अपने आप को जीवित रखने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसे बहुत ही कम मात्रा में भोजन और पानी दिया जाता था जिससे कि उसका जीवन और भी ज्यादा कठिन हो गया था। और एक दिन उसके ग्रैंडपा चिल्लाते हुए कहते हैं कि जिस रोटी को मैं फेंकने जा रहा था आपने उसे कैसे चुराया। उस ब्रेड को उसकी ओर फेंक देते हैं और यह देखकर टीएन डर जाती है। ड्यूक नेस्ट्रियन गुस्से से टीएन को देखते रहते हैं और टीएन घबराते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी। यह देखकर ड्यूक नेस्ट्रियन उसे कपड़ों से पकड़ लेते हैं और गुस्से से कहते रहते हैं कि आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पलटकर बात करने की। और टीएन कहती रहती है कि प्लीज ग्रैंडफादर मुझे माफ कर दीजिए। टीएन रोती जा रही थी और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन ड्यूक नेस्ट्रियन उसे कहीं लेकर जाते रहते हैं और उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। टीएन के ग्रैंडफादर उसे बालकनी में लेकर आ जाते हैं और कहते रहते हैं कि मैं आपको अच्छे से इस मेंशन में रहने दे रहा हूँ और आप अपनी लिमिट में भी नहीं रह सकती हैं और अपनी लिमिट को बार बार क्रॉस करती जा रही हैं। ड्यूक नेस्ट्रियन उसे जोर से जमीन पर फेंक देते हैं और वो अपने आप को संभाल नहीं पाती है और गिर जाती है और वो कहते रहते हैं कि आपको इसके लिए शर्म आनी चाहिए कि आपने चोरी की है। बाहर स्नो गिर रही थी और बहुत ही ज्यादा ठंड थी और वो खिड़की को बंद कर देते हैं और टीएन को बाहर ही छोड़ देते हैं। यह देखकर टीएन खड़ी होती है और खिड़की के पास चिल्लाते हुए कहती रहती है कि प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। मैं आपसे इसके लिए माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज ग्रैंडफादर मुझे माफ कर दीजिए। अचानक से वहाँ कॉर्नेलिया नेस्ट्रियन आ जाती है जो कि इस परिवार की वर्तमान उत्तराधिकारी थी और वो कहती है तो आप यहाँ हैं, क्या आप शांत रहेंगी। टीएन उनसे कहती है आंटी और यह सुनकर वो गुस्से से टीएन से कहती है कि क्या कहा आपने, कौन है आपकी आंटी, आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे आंटी कहने की। और कॉर्नेलिया ड्यूक नेस्ट्रियन से कहती रहती है कि आपने कहा था कि आप आज रोवन के साथ अपनी ड्रेस को फिट करवाने जा रहे थे है ना, और आपको पता भी होगा कि वो पहले से ही बड़ी ही उत्सुकता से आपका इंतजार कर रहा होगा। और ड्यूक नेस्ट्रियन अपने सिर को पकड़ते हुए कहते हैं कि यह हाफ ब्रीड हमारे लिए समय की बर्बादी है और अब बस बहुत हो गया, मैं जल्द ही रोवन के साथ वहाँ चला जाऊंगा। वो वहाँ जाने के बारे में बात ही करते रहते हैं कि अचानक से रोवन भी वहाँ आ जाती है और उसने प्यारी सी पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और वो कहती है ग्रैंडफादर। उसके आते ही ग्रैंडफादर हंसने लगते हैं और वो कहते हैं रोवन मुझे माफ करना, मैं आपके पास आने ही वाला था। और वो कहती है कोई बात नहीं, अब हमें चलना चाहिए क्योंकि काफी समय हो गया था और आप रोवन के पास नहीं आए थे, इसीलिए रोवन आपके पास आ गई आपको बुलाने के लिए। रोवन नेस्ट्रियन कॉर्नेलिया की बेटी है जो कि टीएन की कजन सिस्टर है। ड्यूक नेस्ट्रियन रोवन को अपनी गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं ठीक है अब हमें चलना चाहिए। और रोवन अपने ग्रैंड
चंपा को गले लगाते हुए कहती है कि मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और कॉर्नेलिया भी वहाँ से जाने लगती है कि टीएन कहती है, आंटी नहीं नहीं लेडी कॉर्नेलिया प्लीज रुकिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सर्दी लग रही है। और टीएन रोती जा रही थी और उसकी बॉडी सर्दी के कारण कांप रही थी और वो उससे कह रही थी कि प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। कॉर्नेलिया टीएन से स्माइल करते हुए कहती है कि यह कितनी हंसी की बात है कि एक स्नो लेपर्ड को ठंड लग रही है और शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप एक हाफ ब्रीड हैं और आप में सिर्फ पैंथर का हाफ ब्लड ही है। और आपकी हिम्मत कैसे हुई इतनी अभ्यस्त होने की जैसे कि आपकी माँ थी। और वो दरवाजा बंद करते हुए वहाँ से चली जाती हैं और टीएन चिल्लाती रह जाती है, लेडी कॉर्नेलिया प्लीज लेडी कॉर्नेलिया। बाहर बहुत ही तेजी से स्नो गिर रही थी और बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ गई थी और टीएन अपने आप को संभाल नहीं पाती है और वहीं सिकुड़ कर लेट जाती है और वो ठंड से बड़बड़ाते हुए कहती रहती है, बहुत ही ज्यादा ठंड है। यह उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेकार चीज थी क्योंकि उसने लीना की मृत्यु के बाद जन्म लिया था जो कि उसकी माँ थी। और सबसे ज्यादा बुरी बात यह थी कि उसके पास किसी भी प्रकार की एबिलिटी नहीं थी। और टीएन सोचती रहती है कि शायद इसीलिए कि उसके पास किसी भी प्रकार की एबिलिटी नहीं है, कोई भी उसे पसंद नहीं करेगा और ना ही उससे प्यार करेगा। और क्या अगर उसकी मदर अभी जीवित होती तो क्या उसके साथ फिर भी ऐसा ही व्यवहार किया जाता या चीजें थोड़ी अलग होती। या फिर इस दुनिया में क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं बिलोंग करती हूँ और जहाँ मैं अच्छे से रह सकती हूँ और वो मेरी जगह हो। टीएन को उसके ग्रैंडफादर और उसकी कजन सिस्टर की हंसी की आवाजें सुनाई दे रही थी और उन्हें सुनकर वो सोचती रहती है कि मैं बस परिवार का प्यार और आरामदायक चीजों का अनुभव करना चाहती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं बस इसे एक बार महसूस करना चाहती हूँ, चाहे वो मेरे लिए आखिरी बार ही क्यों ना हो। और यह सोचते सोचते उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो सो जाती है। अचानक से ग्लास टूटने की आवाज आती है और वो अचानक से उठ जाती है और उसे एहसास होता है कि अभी कुछ देर पहले तो वो वहाँ थी। टीएन अपने चारों ओर देखती है और उसे एहसास होता है कि वो उसी अटारी में है, लेकिन वो सोचती रहती है कि आखिर वो यहाँ कैसे आई क्योंकि कुछ देर पहले तो वो बालकनी में थी और सर्दी से कांप रही थी। टीएन को एहसास होता है कि उसके हाथ में दर्द हो रहा है और वो उसे देखती है तो उसके हाथ में चोट लग जाती है और अपनी चोट को देखकर वो सोचती रहती है कि यह उसे एक सपना तो नहीं लग रहा। टीएन अपने आप को मिरर में देखते हुए सोचती रहती है कि यह घाव तो मुझे तब लगा था जब रोवन ने मुझे एक सीढ़ियों से धक्का दे दिया था और मुझे यह चोट लग गई थी। उसे एहसास होता है कि उसे यह चोट कल ही लगी है, लेकिन उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि जैसे कि यह हादसा उसके साथ एक महीने पहले हुआ था। क्या जो मैं सोच रही हूँ वो सच है कि मैं वापस से अपने बीते कल में वापस आ गई हूँ? लेकिन आखिरकार यह कैसे हो सकता है कि मैं अपने बीते कल में वापस आ गई? टीएन अपने हाथों को देखती रहती है कि अचानक से उसके हाथों के बीच एक गोल्डन लाइट ग्लो करने लगती है और वो उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है। और कुछ देर बाद उसके हाथों से वो शाइन चली जाती है और वो कहती रहती है कि क्या मैं यह गलत देख रही थी कि जैसे मेरे हाथ शाइन कर रहे हों? अपने सिर को हिलाते हुए टीएन सोचती रहती है कि उसके पास अपनी हाथों को देखने का समय नहीं है, क्योंकि अगर वो सच में अपने बीते कल में आ गई है तो उसे जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहिए और अपनी जान को बचाना चाहिए, क्योंकि अगर वो और ज्यादा देर यहाँ रही तो उसके लिए उसकी जान को खतरा होगा। लेकिन अगर वो यहाँ से चली जाती है तो उसके पास कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ वो जा सके, और अगर वो मेंशन से बाहर भी भाग जाती है तो वो ठंड से ही मर जाएगी। टीएन अपने चेहरे को टूटे हुए मिरर में देखते हुए सोचती रहती है कि अगर उसके पास उसकी कोई मदद करने वाला हो तो वो यहाँ से बच सकती है। और अचानक से उसे उसकी गोल्डन आईज दिखाई देती है। टीएन को अपनी आंखों से ब्लैक पैंथर क्लैन के बारे में याद आता है, जिसमें एस्टीरियन वंश के लोगों की आईज हमेशा गोल्डन कलर की होती है और एस्टीरियन क्लैन के उत्तराधिकारी और कोई नहीं उसके पिता हैं। और टीएन सोचती रहती है कि शायद वो उनके पास जा सकती है और वो उनके साथ उसे रहने देंगे। बाहर बहुत ही ज्यादा शोर हो रहा था और उसे देखकर टीएन सोचती रहती है कि आखिर यह आवाजें कैसी है। टीएन उनकी बातों को सुनने के लिए उसके दरवाजे की ओर जाती रहती है और आवाज आती रहती है कि इसे गेस्ट रूम में रखवा दिया जाए क्योंकि यह बैंक्वेट के लिए है। यह सुनकर टीएन को याद आता है कि इसका मतलब यह वही समय है जब रोवेन क्राउन प्रिंसेस बनने के लिए योग्य उम्मीदवार बनाई जाएगी। और अगर वो इसे स्पष्ट रूप से कहे तो क्राउन प्रिंस की उम्र की सभी लड़कियों को इस बैंक्वेट में इकट्ठा किया जाएगा ताकि उनमें से किसी एक को क्राउन प्रिंस के लिए उम्मीदवार चुना जाए। और इस बैंक्वेट के लिए उन्हें एम्परर पैलेस से भी मदद भेजी गई है और जो उम्मीदवार क्राउन प्रिंसेस को चुनेंगे उनमें से एक रोवेन का भी आकलन करेगा। और इसीलिए नेस्ट्रियन परिवार भी अतिथियों की मेजबानी के लिए तैयारी में व्यस्त रहेंगे। इसका मतलब उसके लिए यह सबसे अच्छा समय है यहाँ से
से भागने का, क्योंकि सभी लोग रोवेन पर अपना ध्यान केंद्रित करके रखेंगे और अटारी पर कोई भी ध्यान नहीं देगा कि मैं कहाँ गई हूँ, यहाँ तक कि उसके ग्रैंडपा और उसकी आंट भी नहीं। टियन अपनी ब्रेड को देखते हुए सोचती रहती है कि जब तक कि एम्परल गेस्ट यहाँ है, इस मौके का मुझे फायदा उठाना चाहिए और एस्टीरियन में भाग जाना चाहिए। और इसके अलावा मेरे लिए यह राहत की बात है कि जो ब्रेड मेरे पास पहले थी वो अभी भी है, इसीलिए मैं इसे अपने कपड़ों में छुपा लेती हूँ और इसे अपने साथ ले जाती हूँ। टियन सोचती रहती है कि अब वो शायद यहाँ से भाग सकती है और अचानक से वहाँ एक चूहा आ जाता है और वो डर जाती है। टियन प्लेट में रखी ब्रेड को जल्दी से उठा लेती है और कहती रहती है कि मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। वो उस चूहे से अपनी ब्रेड को इतना बचाना चाहती थी कि वो अचानक से एक बिल्ली में बदल जाती है और यह देखकर चूहा भी शॉक हो जाता है। चूहा वहाँ से जल्दी से भाग जाता है और टियन कहती रहती है कि यहाँ बहुत ही ज्यादा सर्दी है और वो अपने आप को एक कपड़े के नीचे छिपा लेती है। टियन अपने आप को पूरी तरीके से उस कपड़े से ढक लेती है और सोचती रहती है कि मुझे यह सब सहन करना होगा और अपनी ताकत को बचाना होगा, ताकि जब समय आए तो मैं उसका अच्छे से उपयोग करके यहाँ से भाग जाऊँ। और उसे याद आता है कि एक बार उसके ग्रैंडपा ने कहा था कि उसके पिता उससे नफरत करते हैं और इसीलिए शायद उन्होंने उसे यहाँ छोड़ दिया है बिना कोई परवाह के। उसे अपने ग्रैंडपा की कही बातें याद आती रहती है, जो कि कहते रहते हैं कि अगर ब्लैक पैंथर के हेड ने आपको देख लिया तो वो आपको वही मार डालेंगे, क्योंकि वो फैमिली आपसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती है। टियन सोचती रहती है कि शायद यह सच ही होगा, क्योंकि उसकी वजह से उसकी माँ भी मर गई है और इसके अलावा मैं जन्म से ही एक हाफ ब्रीड हूँ, ना ही मैं नेस्ट्रियन हूँ और ना ही मैं एस्ट्रियन हूँ। लेकिन मेरे पास एस्ट्रियंस के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और अगर मैं उनसे वादा करूँ कि मैं उनकी नजर में नहीं आऊंगी तो क्या वह मुझे उनके साथ रहने देंगे? मैं उनसे कहूँगी कि मैं बहुत ही कम खाना खाऊंगी और ऐसे रहूंगी जैसे कि कोई मुझे देख भी नहीं पाए, सिर्फ वो मुझे वहाँ रहने दे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक ब्रेड के टुकड़े पर अपने जीवन को बिता सकती हूँ और जीवित रह सकती हूँ। टियन को पास्ट में आए हुए 2 दिन हो गए थे और 2 दिन बाद वो अपने कमरे से चुपके से निकलती है और बाहर अपने चारों ओर देखती है ताकि उसे कोई देख ना सके। टियन वहाँ से चुपचाप जाते जाते सोचती रहती है कि क्योंकि वो मेहमानों के स्वागत में सारे दिन बिजी थे, इसीलिए वो जल्दी से उठने नहीं वाले हैं, क्योंकि वो आराम कर रहे हैं। और सबसे पहले मुझे ग्रैंडपा के ऑफिस में जाना चाहिए ताकि मैं वहाँ से कीमती चीजें ले सकूं, क्योंकि जो भी मुझे वहाँ मिलेगा उससे मैं कोचमैन को भुगतान करूंगी और कहूंगी कि वो मुझे एस्टीरियन परिवार तक पहुँचा दे। टियन अपने ग्रैंडपा के ऑफिस तक पहुँच जाती है और धीरे से उसके गेट को खोलती है ताकि इसके बारे में किसी को भी पता न चल सके। टियन को ऑफिस के लॉक लगा हुआ नहीं मिलता है, जिसे देखकर वो सोचती रहती है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि रोवेन यहाँ आती जाती रहती है और इसीलिए वो इसे बंद नहीं करते होंगे। टियन अपने ग्रैंडपा की डेस्क की ओर जाती है और उसके ड्रॉ को धीरे से खोलती है ताकि उससे कोई आवाज न हो, और उसमें कई सारे सामान रखे हुए थे। उसे एक सिक्कों की पोटली दिखाई देती है और उसे देखकर वो खुशी से सोचती है कि मुझे ऐसा लगता है कि यह कॉइन गाड़ी के किराए के लिए काफी होंगे। इसके अलावा टियन को उस ड्रॉप में एक लॉकेट भी दिखाई देता है जिस पर की पैंथर की शेप बनी हुई थी, और वो उसे देखकर सोचती है यह तो। उस पेंडेंट को वो खोलती है और उसमें उसकी मदर की फोटो थी। उसे देखकर वो सोचती रहती है कि इसका मतलब यह है कि अक्सर उसके ग्रैंडपा इसमें जिसको देखते थे वो और कोई नहीं उसकी मदर थी। टियन उस लॉकेट को अपने हाथ में कस के पकड़ती है और सोचती है कि मैं इसे भी अपने साथ लेकर जाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ वापस नहीं आने वाली, इसीलिए मैं अपनी मदर का चेहरा हमेशा याद रखना चाहती हूँ। टियन वहाँ से बाहर आ जाती है और सोचती रहती है कि यह उसके लिए सौभाग्य है कि अभी तक कोई भी नहीं जगा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्द ही यहाँ से बाहर निकल जाएगी। टियन यह सब सोचती ही रहती है कि अचानक से उसे आवाज आती है, रोवेन माय लेडी, मैंने आपको कहा है कि इतनी रात गए मत घुमा कीजिए क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। और वो लेडी और कोई नहीं बल्कि रोवेन की नैनी थी जिसका नाम जायरा था। उसकी आवाज सुनकर टियन पीछे की ओर देखती है और जायरा कहती है, आखिर आप यहाँ इतनी रात गए क्या कर रही हैं? आपको तो अभी अपने रूम में होना चाहिए, जल्दी से अपने रूम में जाइए। यह सुनकर टियन जल्दी से भागने लगती है और सोचती रहती है यह तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। जायरा चिल्लाते हुए कहती रहती है, यहाँ वापस आओ और वहीं रुक जाओ, आखिर वो छोटी सी है लेकिन कितना तेज भागती है। टियन भागते भागते सोचती रहती है कि आखिर उसे अब क्या करना चाहिए, और मुझे लगता है कि जायरा की आवाज सुनकर बाकी के लोग भी उठ गए होंगे। टियन के पीछे एक व्यक्ति आता रहता है और कहता रहता है, वो यहाँ है, उसे जल्दी से पकड़ो। और टियन उसे देखकर और भी जल्दी से भागने लगती है। टियन जल्दी से बाहर निकल जाती है और बटलर उसके पीछे भागते रहते हैं। दूसरा बटलर कहता रहता
है कि रुक जाओ, हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। वो दोनों बहुत ही ज्यादा थक गए थे और ग्रे हेयर मैन कहता रहता है कि हमें सबसे पहले इस बारे में मास्टर को बताना चाहिए और रेड हेयर मैन कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, जल्दी चलो। टियन एनेक्स के अंदर चली जाती है और वो भागते भागते थक गई थी और गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वो सोचती रहती है कि आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए, वो जल्दी से मुझे पकड़ लेंगे और मुझे जल्दी से छुपना होगा। टियन एक के बाद एक कमरे को खोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो सभी बंद थे और उन्हें बंद देखकर वो सोचती रहती है कि मुझे यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है क्योंकि मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए। टियन को छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं मिल रही थी और इसीलिए वो घबरा रही थी और सोचती रहती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है और अचानक से उसके पीछे कोई आ जाता है। टियन पीछे की ओर मुड़ती है और अचानक से उसे कोई दिखाई देता है जिसे देखकर वो अचानक से घबराते हुए जमीन पर गिर जाती है। येलो हेयर बॉय कहता रहता है कि आखिर आप कौन हैं और इस तरह मेरे क्वार्टर में प्रवेश करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें।